सीएए नोटिफाई हो चुका है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सीएए कानून के तहत भारत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। इसमें शामिल हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। इन तीनों देशों में यह समुदाय अल्पसंख्यक है। हालांकि यह फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। यानी इस कानून के तहत वो लोग जो फिलहाल भारत में अवैध प्रवासी हैं, वे भारत के नागरिक बनने के पात्र हो जाएंगे। ये सीएए का प्रमुख पहलू है। अब सीएए लाकर सरकार कहना चाह रही है कि वो अब 6 धर्म के लोगों के पुनर्वास और उनकी नागरिकता के संबंध में जो कानूनी बाधाएं हैं, उनको दूर करेगी, उन्हें सम्मानजनक जीवन देगी और उनकी सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करेगी। उनके आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगी, जो भारत के हर नागरिक को उसके मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है। इस कानून के पास होने के बाद बिल में शामिल 6 समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई पर अवैध प्रवास को लेकर अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो वो अब समाप्त हो जाएगी। इन पर क्या कानूनी कार्रवाई चल सकती थी, यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो जान लीजिए कि विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत सजा हो सकती थी। नागरिकता संशोधन बिल भारत की संसद में पहली बार 2016 में लाया गया था। लोकसभा में पास होने के बाद यह राज्यसभा में अटक गया। 2019 में चुनाव हुआ और फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में लोकसभा में दोबारा यह बिल पेश हुआ, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह बिल पास हो गया और 10 जनवरी 2020 को जब राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसे कैब यानी सीएबी कहते थे, वो अब सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। 10 जनवरी 2020 को जो ये एक्ट बना था वो 11 मार्च से लागू हो गया, यानी इसकी प्रभावशीलता शुरू हो जाएगी। इस एक्ट के प्रभाव में जो लोग विस्थापित हैं उन्हें नागरिकता मिलने लग जाएगी। सीएए कानून को जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 2020 में, उस दौरान इसका काफी विरोध हुआ था। कई जगहों पर इन विरोधों ने हिंसक रूप ले लिया था। अब आचार संहिता की घोषणा होने से 2 दिन पहले ही इस तरह की सूचना आना क्या भारत में फिर से अशांति का दौर लेकर आएगा? क्या इसके चलते भारत के इलेक्शन प्रभावित होंगे? ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होते ही करीब शाम 6:30 बजे के बाद ही देश की कई जगहों पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। सरकार ने लगभग 51 पेजों का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एक्ट से जुड़ी सारी की सारी बातें मौजूद हैं। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन भी दिया गया है। आपको पता ही होगा कि बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, जो अब इस नोटिफिकेशन के बाद पूरा हो गया है। चलिए समझते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा था और आगे क्यों हो सकता है सीएए का। कुछ एक विदेशी मीडिया जैसे अल जजीरा ने इसे एंटी मुस्लिम एक्ट कह दिया है, तो आखिर क्यों कहा है? समझने वाली बात यह है कि सीएए के विरोध का एक आधार तो यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से जो मुसलमान भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात इसमें क्यों नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि देश में रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत इक्वालिटी बिफोर लॉ इससे बाधित होती है। ये कानून धर्मों के बीच भेदभाव करता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बिल के कुछ समर्थकों का कहना है कि इसमें हिंदुओं को भी शामिल नहीं किया गया है। श्रीलंका के तमिल हिंदू उसमें शामिल नहीं है। यानी समर्थक और विरोधक दोनों तरफों से दलीलें आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सरकार का क्या मत है। तो सरकार के अनुसार आखिर ये लोग आए ही क्यों हैं? तीनों देश जो मुस्लिम हैं और दम भी भरते हैं कि वो सफल देश हैं, भारत से किसी न किसी प्रकार से कंपटीशन भी करते हैं, ये लोग अपने देश में क्यों नहीं रहे? अपने देश में रहने में इनको क्या समस्या थी? असल में जब बांग्लादेश एक कंट्री बना, तब भी बांग्लादेशी मुसलमान भारत में आते रहे। तब से यह सिलसिला अब तक बदस्तूर जारी है। आज के समय में भारत के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी विस्थापित लोग एक बड़ी समस्या बन गए हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में इन माइग्रेंट का मुद्दा बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में 1971 के बाद भी बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के विभिन्न कोनों में आकर बस रहे हैं।
ऐसी स्थिति में भारत की डेमोग्राफी बदली और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जिसमें चुनाव होते हैं और वोट की प्रक्रिया के माध्यम से नेता चुनकर आते हैं, तो कहा जाने लगा कि विस्थापितों ने, जो माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने अपने हितों को देखते हुए अपने हित की रक्षा करने वाली राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जितवाया और भारत के मूल निवासियों के हितों को संरक्षित करने वाली राजनीतिक पार्टियों को अवसर नहीं मिला। यही कारण है कि पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में यह विषय राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सीएए नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है। यहाँ पर किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है। यहाँ पर सभी का, विशेष रूप से उन लोगों का जिनका शोषण हुआ, उनको सुरक्षा देने की बात की गई। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 2017 के सेंसस के हिसाब से जो हिंदू हैं वह केवल 2.14% हैं, लेकिन ये आंकड़ा कभी 12.9 हुआ करता था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार पाकिस्तान की तरह ही हिंदुओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 22% की संख्या घटकर 7.95% हो गई है। अत्याचारों के कारण हिंदू और सिख जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में थे, बड़ी संख्या में माइग्रेट करके भारत आ गए हैं। अब अफगानिस्तान की बात करें तो 1970 में जहां अफगानिस्तान में 7,50,000 हिंदू, सिख और ईसाई मिला करके लोग हुआ करते थे, वो अब घटकर 7,000 हो गए। कहा जाता है कि अब केवल 4,050 हिंदू, सिख और ईसाई की संख्या ही बची है। बाकी के जो लोग हैं वो कुछ माइग्रेट हुए हैं, कुछ ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। कुल मिलाकर के अब आपको यह बात तो समझ में आ गई है कि ये 6 धर्म के लोग जो 2014 दिसंबर से पहले भारत आए थे, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि जो लोग भारत में आ तो गए हैं, लेकिन उन 6 धर्मों के नहीं हैं, उनका क्या होगा? बस इसी सवाल के कारण इस एक्ट का दोबारा से विरोध हो सकता है, ऐसी आशंका है। सरकार तो वैसे ये साफ कहती है कि हम नागरिकता देने के लिए कानून लेकर के आए हैं, लेकिन उन मुस्लिम घुसपैठियों के माथे पर बल आ रहा है जो भारत की आज़ादी के बाद से अब तक देश में एंट्री कर चुके हैं। बात साफ है कि अगर आप विभाजन के समय से भारत में हैं, तो जिस भी धर्म के आप हों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए को रद्द करने की मांग के लिए 65 याचिकाएं भी दर्ज की गई हैं। सभी मौलिक अधिकार तर्कसंगत वर्गीकरण के अधीन है। सीएए का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अदालत इस कानून के तहत वर्गीकरण को तर्कसंगत मानती है या नहीं। इस संशोधन के पारित होने से पहले संसदीय समिति को सुझाव मिला था कि विशिष्ट धार्मिक समूहों का उल्लेख करने के बजाय इन देशों के अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इससे संशोधन के मकसद को मजबूती के साथ ही कानूनी और संवैधानिक आधार मिल जाता। को लेकर पूर्वोत्तर में कई जगहों पर विरोध भी होता आ रहा है, क्योंकि वे किसी भी धर्म के अवैध प्रवासियों को वहां की मूल आबादी की भाषा, संस्कृति और जनसंख्या के लिए खतरा मानते हैं, चाहे वो आबादी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो। इस सीएए में पहले से ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की लगभग सभी 100 असम के आदिवासी बेल्ट को बाहर रखा गया है। सीएए से लोग इसलिए भी नाराज थे कि कहीं अवैध प्रवासी आर्थिक कारणों से आए हैं और यह जरूरी नहीं कि उन्हें धर्म के आधार पर सताया ही गया हो, यह भी दलील थी। नॉर्थ ईस्ट में सीएए को लेकर अगर बात की जाए तो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यानी घुसपैठी के खिलाफ लंबे समय से वहां आवाज उठती आ रही है। अब इसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। असम के लोगों को दोनों से ही तकलीफ थी, इसलिए कई जगहों पर असम में विरोध होने की संभावना है। अगर त्रिपुरा जैसे स्टेट की बात की जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादातर हिंदू बांग्लादेशी मेजोरिटी में है, तो वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी रह गया असम के ट्राइबल एरिया, वहां पे तो सीएए लागू ही नहीं होगी। पश्चिम पाकिस्तान से 80,000 से ज्यादा और अधिकांश हिंदू शरणार्थी आजादी के बाद बिना नागरिकता के कश्मीर में रह रहे हैं। अब सीए से उन्हें नागरिकता मिलेगी। बहुत सारे लोगों में सीए के नोटिफाई होने की बात सुनने के बाद से उत्साह भी है। वो ऐसे ही हिंदू शरणार्थी हैं जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें मूल अधिकार अब तक नहीं मिले हैं। वो बम फोड़ करके अपनी खुशी, नाच करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो सीए से इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कई जगहों पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज विरोध जरूर करेंगी, लेकिन जहां तक कि चुनाव की बात आती है, वहां पे लोग सिर्फ सीएए को एक वजह मानकर वोट नहीं करेंगे।
सीए के संसद में पास होने के बाद दिसंबर 2019 में ही देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में स्थानीय लोगों ने, खास तौर पर महिलाओं ने 2 महीने से ज्यादा समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि वो प्रदर्शन सीए के साथ साथ एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप पर भी था। सीए आ गया है, लेकिन एनआरसी का क्या स्टेटस है, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी तक जो एनआरसी के रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क्स क्या होंगे, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि होगी, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो। एनआरसी को लेकर के देखा जाए तो बीजेपी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने ही एक तरह से भ्रम फैलाया, क्योंकि एनआरसी का कोई प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है और एनआरसी का कोई रिश्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सीए में कुछ लोगों को सिटीजनशिप देने का प्रावधान है और एनआरसी में सिटीजनशिप जिनके पास है उनके लिए एक रजिस्टर बनाने की बात की गई है। दोनों में से किसी में भी सिटीजनशिप हटाने, वापस लेने की बात नहीं है। अगर किसी के पास सिटीजनशिप का सबूत है तो वो सिटीजन ही रहेगा, उसकी सिटीजनशिप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।